यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, दैट इज मई एंड नवंबर 2025 के लिए रिवीजन लेक्चर। और ये रिवीजन लेक्चर में हम जो भी कवर करने वाले हैं दैट इज द एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2024। सो फाइनेंस एक्ट 2024 से जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो सब अमेंडमेंट यहां पे अपन कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इनकम टैक्स। अब एक बात बताओ, इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स लेने का पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 246 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 246 में एक 7th शेड्यूल है, और 7th शेड्यूल का जो लिस्ट नंबर 1 होता है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 ये बोलता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकम पे टैक्सेस ले सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो क्वेश्चन ये आता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं ले सकती? आंसर इज नहीं ले सकती। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो अगर आप स्टेट लिस्ट जो है 7 शेड्यूल की, उसमें जो स्टेट लिस्ट है दैट इज लिस्ट नंबर 2, उसका एंट्री नंबर 46 है। वो एंट्री नंबर 46 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है। अब एक बात समझना, इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए आपको इनकम टैक्स लॉ का नॉलेज होना चाहिए। तो क्वेश्चन ही आता है इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो इनकम टैक्स लॉ में आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, सर्कुलर नोटिफिकेशन पढ़ने पड़ेंगे, केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप बोलोगे आपने इनकम टैक्स लॉ का नॉलेज गेन किया है। तो चलिए, इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट हुआ करता है आपका, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये आपकी कैप्टन का आपकी टीम का रोहित शर्मा है। तो ये जो इनकम टैक्स लॉ का है ये कैप्टन है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट है वो पूरे इंडिया पे लगता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 1962। बिकॉज हमारा इनकम टैक्स है ना वो हमेशा असेसमेंट ईयर वाइज देखा जाता है। तो असेसमेंट ईयर 62-63 के लिए ये लगेगा, तो आपका प्रीवियस ईयर 61-62 है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इनकम टैक्स रूल्स। अब एक बात समझना, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी दे रखी होती है कि इट विल बी प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब कहां कर रखी होती है? इनकम टैक्स रूल्स में कर रखी होती है। एग्जांपल के लिए आपने डेप्रीशिएशन है, वो डेप्रीशिएशन में देखा कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट 40% है, बट ये कहां दे रखा है? ये दे रखा है इनकम टैक्स रूल्स में। उसके बाद परक्यूजिट के जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन के रूल्स कहां दे रखे हैं? इनकम टैक्स रूल्स में दे रखे हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। आईटीआर फॉर्म कहां दे रखे हैं? इनकम टैक्स रूल्स में दे रखे हैं। तो रूल्स जो होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है एवरी ईयर आपका फाइनेंस एक्ट। तो जितने भी आपके इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स है एज वेल एज द जीएसटी का अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट इंक्लूडिंग कस्टम वगैरह के अमेंडमेंट है, वो आपको पता रहेगा हर साल एक बजट आता है। बजट कब आता है? 1 फेब ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को आता है, मतलब 1 फेब को आपका बजट आता है। लेकिन गाइस ध्यान रखना, जिस ईयर में इलेक्शन होता है उस ईयर में 2 बजट आते हैं। एक तुम्हारा इलेक्शन से पहले वाला और एक इलेक्शन के बाद वाला। और इलेक्शन से पहले वाला आता है उसको बोला जाता है फाइनेंस बिल नंबर 1 2024। ऐसा हुआ इस बार क्योंकि इलेक्शन था 2024 में। एंड गाइस दूसरा जो बजट आता है उसको बोला जाता है फाइनेंस बिल नंबर 2 2024। तो इस साल में 2 बजट आए। अब एक बात बताऊं, जो पहला वाला बिल आया था ना फाइनेंस नंबर 1 बिल, उसमें कोई ऐसे अमेंडमेंट थे नहीं, 3-4 छोटे-छोटे अमेंडमेंट थे करके, बट मेजर अमेंडमेंट जो इनकम टैक्स में हुए वो फाइनेंस नंबर 2 बिल 2024 है, उसके थ्रू हुए। और मैं बता दूं ये फाइनेंस नंबर 2 जो बिल है ये कब आया था? ये निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया था ऑन द 23 जुलाई 2024 को। ये डेट याद रखनी पड़ेगी बिकॉज इस साल बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हैं जो 23 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो 23 जुलाई 2024 से निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट प्रेजेंट किया। अब एक चीज समझना, इसके बाद में हमारे प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किया और जिस दिन साइन कर लेते हैं वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो साइन हुआ वो 16 अगस्त 2024 को हुआ, वहां पे एसेंट मिला प्रेसिडेंट का, और उसके बाद ये फाइनेंस एक्ट 2024 बन गया। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। उसके बाद एक चीज समझना, इनकम टैक्स लॉ को पढ़ने के लिए आपको सर्कुलर नोटिफिकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। सर्कुलर बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो किसी भी प्रोविजन में कुछ भी ऐसा डाउट है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो वहां पे उसको क्लेरिफाई करने के लिए क्या करती है सीबीडीटी के पास ये पावर है कि सीबीडीटी सर्कुलर इशू करती है। एक होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है? अमेंडमेंट के इफेक्ट देने के लिए। अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है लॉ में और वहां पे ये लिखा हुआ है इट मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो प्रिस्क्राइब करने के लिए, अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए वो लोग क्या इशू करते हैं? नोटिफिकेशन इशू करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, सर्कुलर इज बाइंडिंग टू द डिपार्टमेंट, नॉट बाइंडिंग टू द एसएससी, बट नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग टू द डिपार्टमेंट एज वेल एज द एसएससी। उसके बाद में आपके जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के डिसीजन होते हैं। तो गाइस एक बात बताओ, इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट पे जितने भी लैंडमार्क जजमेंट होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और एक चीज बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है ना दैट इज द लॉ ऑफ लैंड। जब तक कि लॉ में चेंज नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो माना जाएगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लैंड। उसके बाद यहां पे चार्जिंग सेक्शन होती है इनकम टैक्स की, चार्जिंग सेक्शन नंबर 4 होती है। चार्जिंग सेक्शन नंबर 4 क्या बोलती है कि इनकम टैक्स आपको एवरी असेसमेंट ईयर में लगेगा, एवरी असेसमेंट ईयर में लगेगा।
एवरी पर्सन पे लगेगा एंड जो इनकम आप प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं, जो भी इनकम आपने प्रीवियस ईयर में अर्न किया उस पे असेसमेंट ईयर में आपको इनकम टैक्स लगेगा। और रेट कौन सी लोगे, जो कि फाइनेंस एक्ट में दे रखी है, वो आपको रेट लेनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं? तो प्रीवियस ईयर का मतलब ऐसा ईयर जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में आप जाके उस पर रिटर्न फाइल करते हैं, उस पर टैक्स भरते हैं, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। फॉर योर एग्जामिनेशन योर प्रीवियस ईयर इज 24-25 मींस 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में जो भी आप इनकम कमाओगे उस पे असेसमेंट ईयर 25-26 में मींस 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में आपको रिटर्न फाइल करना है, टैक्स भरना है एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। अब एक चीज समझना, असेसमेंट ईयर है ना वो हमेशा 12 मंथ का पीरियड रहता है। मींस प्रीवियस ईयर के बाद वाला जो 1 ईयर रहेगा दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। लेकिन गाइस ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर भी नॉर्मली 12 मंथ का पीरियड होता है, लेकिन अगर आप कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हैं या नया इनकम ऑफ सोर्स आया है, तो नया बिजनेस चालू कर रहे हैं या नया इनकम ऑफ सोर्स आया है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका प्रीवियस ईयर उस डेट से स्टार्ट होता है जिस डेट को वो बिजनेस स्टार्ट किया या नया सोर्स ऑफ इनकम आया, और प्रीवियस ईयर विल बी एंडेड बाय द 31 मार्च 2025। तो यहां पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो फॉर एन एग्जांपल आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस ऑन द 10 दिसंबर 2024, तो मेरा प्रीवियस ईयर 10 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा एंड 31 मार्च 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है तो बता दूं मैं, ये सब इंटरमीडिएट में आप पढ़ चुके हो। तो पर्सन में इंडिविजुअल आता है, एचयूएफ आता है, एओपी बीओए आता है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन आता है, उसके बाद कंपनी आता है, फर्म एलएलपी आता है एंड लोकल अथॉरिटी आता है। ये तुम्हारे पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। एसएससी कौन होता है? तो पर्सन में से जो भी अगर मान लो टैक्स भरने के लिए लायबल है, टैक्स भरने के लिए, पेनल्टी भरने के लिए, इंटरेस्ट भरने के लिए, इफ एनी पर्सन इज लायबल टू पे एनी सम अंडर द इनकम टैक्स लॉ, दैट पर्सन इज नोन एज द एसएससी। एक बात बता दूं, मैं एसएससी हूं, मैं पर्सन भी हूं और एसएससी भी हूं, बिकॉज आई एम पेइंग द टैक्स। देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आप लोग पर्सन तो है बट आप एसएससी नहीं है, बिकॉज आप अगर इनकम टैक्स पे नहीं करते तो आप एसएससी नहीं है बट आप पर्सन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, एवरी एसएससी is a person, but every person does not mean assessee. So every assessee is the person, but every person is not a assessee. You got my point or not? Yes. Now next part आता है, एक बात बताओ, जब भी आप इनकम कमाते हैं तो इनकम आप प्रीवियस ईयर में कमाते हैं एंड यू यूज टू पे द टैक्सेस इन द असेसमेंट ईयर, यू यूज टू फाइल द रिटर्न इन द असेसमेंट ईयर। आपको रिटर्न असेसमेंट ईयर में फाइल करना पड़ता है। तो जैसे प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाया 24-25 जो प्रीवियस ईयर जो इनकम कमाया उस पर आप रिटर्न कब फाइल करेंगे? 31 जुलाई 2025 को जाके करेंगे, या 31 अक्टूबर 2025, या ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए 30 नवंबर 2025 असेसमेंट ईयर में आप रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन गाइस इसके 5 एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में अगर आप इनकम कमाते हो तो प्रीवियस ईयर में ही आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न है, वो आईटीआर है, वो फाइल करना पड़ेगा। सर कौन कौन से ये आपके 5 एक्सेप्शनल केसेस है? सबसे पहला सेक्शन 172, और ये 172 तो मैंने आपको पता है पीजीबीपी पढ़ाते टाइम एक बताया था कि अगर नॉन रेजिडेंट है और जो शिपिंग बिजनेस में है, तो नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में है और वो शिप लेके अगर इंडिया आता है, अगर नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में है और वो शिप लेके इंडिया आता है, तो इंडिया में जितना गुड्स या पैसेंजर लोड हुआ, इंडिया में जितना भी गुड्स या पैसेंजर लोड हुआ, उसका जितना भी भाड़ा मिला, वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो, जितना भाड़ा मिला उसका 7.5% आपका इनकम माना जाता है। और उस पे सेक्शन 172 के हिसाब से आपको फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट, नाउ फॉरेन कंपनी टैक्स रेट इज 35%, तो 35% की रेट से आपको टैक्स भरने के बाद ही आपके शिप को यहां से जाने दिया जाएगा, उससे पहले नहीं जाने दिया जाएगा। तो देखो प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में ही आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आपको टैक्स भरना पड़ेगा इन केस ऑफ द सेक्शन 172। तो 172 क्या बोलती है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है जो कि शिपिंग बिजनेस में है और वो इंडियन पोर्ट्स पे जो भी गुड्स लोड करके जा रहा है, जो भी पैसेंजर है, मेल है, यहां से लोड हो रहा है, शिप्ड हो रहे हैं ऑन द इंडियन पोर्ट, उसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो, उसके भाड़े का 7.5% है, वो आप इनकम बताओगे और उस पे आपको फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट रहती है 35% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको ऐड करना पड़ेगा। उतना टैक्स भरने के बाद ही आपको इंडिया से जाने दिया जाएगा और इंडिया में उतना टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में पे करना पड़ेगा, रिटर्न भी आपको प्रीवियस ईयर में ही फाइल करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, ये जो सेक्शन 172 है ना, दिस इज द मैंडेटरी सेक्शन, मतलब ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में गाइस ये जो 4 सेक्शन मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें बेटा तभी आपको रिटर्न फाइल करना है प्रीवियस ईयर में जब एओ आपको बोलता है। सबसे पहली सेक्शन 174 क्या बोलती है कि अगर एओ को लगता है कि कोई पर्सन है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है परमानेंटली, अगर कोई पर्सन है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, विजय माल्या बनने वाला है, परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में एओ को अगर ऐसा लगता है तो एओ उसको बोल सकता है कि तुमको प्रीवियस ईयर में ही अपना रिटर्न फाइल करना है और उस पे जो टैक्स आता है वो पे करना है। दूसरा सेक्शन 174 ए ये बोलती है कि अगर आपने कोई भी एओपी बीओआई या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन किसी भी पर्टिकुलर
इवेंट के लिए बनाया था या पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया था और वो पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर एओ को ऐसा लगता है, यहां पे एक बात बताऊं, इन सब सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि एओ को ऐसा लगता है, तो एओ को ऐसा लगता है तो एओ बोल सकता है कि प्रीवियस ईयर में ही आपको रिटर्न फाइल करना है और प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स पे करना है। उसके बाद एक सेक्शन होती है 175। 175 क्या बोलती है कि अगर कोई पर्सन है वो टैक्स को बचाने के लिए क्या कर रहा है कि अपनी असेट वगैरह ट्रांसफर कर रहा है, असेट वगैरह ट्रांसफर कर रहा है टू अवॉइड द इनकम टैक्स। ये कैसे हो सकता है? जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई पर्सन ऐसा है जो इंसॉल्वेंट होने वाला है, अब उसको लगता है कि इंसॉल्वेंट होने के बाद मुझे कुछ भी टैक्स वैक्स भरना नहीं पड़ेगा, तो वो क्या कर रहा है, इंसॉल्वेंट होने से पहले अपनी जो असेट है वो नियर एंड डियर को प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर कर रहा है, जिससे कि असेसमेंट ईयर में उसको टैक्स ही ना भरना पड़े। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर एओ को ऐसा लग रहा है कि कोई भी पर्सन है वो असेट को ट्रांसफर कर रहा है या उसका चार्ज क्रिएट कर रहा है टू अवॉइड द इनकम टैक्स, तो उस पर्टिकुलर केस में एओ उसको बोल सकता है कि प्रीवियस ईयर में ही आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर में ही आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद एक सेक्शन आती है 176। 176 इज रिलेटेड टू द डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इसमें क्या होता है कि अगर एओ को ऐसा लगता है कि कोई भी बिजनेस इस साल में डिसकंटिन्यू हुआ है, कोई भी बिजनेस है वो इस साल में डिसकंटिन्यू हुआ है, तो डिसकंटिन्यूएशन के केस में क्या होता है कि अगर डिसकंटिन्यू हुआ है और एओ को लगता है, तो एओ बोल सकता है कि जब आपका बिजनेस करंट ईयर में प्रीवियस ईयर में डिसकंटिन्यू हो गया है तो प्रीवियस ईयर में ही आप रिटर्न फाइल कर दीजिए और प्रीवियस ईयर में उसका टैक्स पे कर दीजिए। तो एक बात बताऊं, यहां पे जो पहली वाली सेक्शन है ना 172, दैट इज द मैंडेटरी सेक्शन। बाकी जो 5 सेक्शन है वो तभी लगेगी जब एओ को ऐसा लगता है, एओ ऐसा बोलता है तो ही प्रीवियस ईयर में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टैक्स रेट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज असेसमेंट ईयर 25-26। तो सर असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए टैक्स रेट क्या है, तो मैं बता दूं, ये जो टैक्स रेट है एज पर द फाइनेंस एक्ट 2024। एक बात बताऊं, देयर आर टू टाइप ऑफ द टैक्स रेट। एक होती है आपकी जनरल टैक्स रेट, एक होती है स्पेशल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट वो होती है जो कि फाइनेंस एक्ट में दे रखी है, जो फाइनेंस एक्ट में दे रखी होती है, स्लैब रेट वगैरह, ये जनरल टैक्स रेट है। बट गाइस स्पेशल टैक्स रेट क्या होती है, कुछ इनकम ऐसी होती है जिसपे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जनरल टैक्स रेट कहां दे रखी है, फाइनेंस एक्ट में दे रखी होती है और स्पेशल टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी होती है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता था, अभी 12.5% हो गया है, दैट इज द स्पेशल टैक्स रेट। विनिंग की इनकम पे 30% टैक्स लगता है, दैट इज द स्पेशल टैक्स रेट, दैट इज गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल टैक्स रेट पे। सर जनरल टैक्स रेट है वो क्या है, तो मैं बता दूं, जनरल टैक्स रेट इस साल के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में कुछ भी चेंज नहीं है। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इफ इनकम इज अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स एंड 2,50,000 आई कैन से इट इज अ बेसिक एग्जेम्पशन। बेसिक एग्जेम्पशन को लॉ में लिखा होता है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सो 2,50,000 इज अ बेसिक एग्जेम्पशन, 250 to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20% मोर देन 10 lakh, 30%। अब एक चीज समझना, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल जो कि सीनियर सिटीजन है, अब एक बात समझना, सीनियर सिटीजन का मीनिंग होता है यहां पे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है इन प्रीवियस ईयर बट लेस देन 80 इयर्स। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है, प्रीवियस ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 और 24-25 में किसी का एज अगर 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है तो दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन देयर इज अ 3 lakh इज अ बेसिक एग्जेम्पशन, 3 lakh to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20% मोर देन 10 lakh, 30%। अब एक चीज समझना, अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है प्रीवियस ईयर में, दैट इज कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन। In case of super senior citizen up to 5 lakh there is no tax, that is the basic exemption, 5 lakh to 10 lakh, 20% more than 10 lakh, 30%। एक चीज ध्यान रखना, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में आपका जो स्लैब रेट है ना वो देखिए 20% एंड 30% है। यहां पे 5% वाला स्लैब रेट नहीं है, लेकिन यहां दो केस में आप देखोगे ऊपर 5% वाला स्लैब रेट भी है। अब एक चीज समझना गाइस, यहां पे एक चीज ये ध्यान रखना, जब भी मैं सीनियर सिटीजन की बात करता हूं ना या सुपर सीनियर सिटीजन की बात करता हूं, यहां पे रेजिडेंट वर्ड लिखा हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस रेजिडेंट वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट बंदा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल दुबई में कोई बंदा रहता है शेख करके, और वो शेख जो बंदा है उसकी एज 72 इयर्स है, तो भी वो सीनियर सिटीजन नहीं है, उसके लिए बेटा ये वाला स्लैब रेट है वही लगेगा। अब देखो सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए जिसका एज 60 इयर्स और मोर हो गया है प्रीवियस ईयर में। एंड सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे, जिसका एज 80 इयर्स या मोर हो गया इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है आपका प्रीवियस ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 24-25।
इट मींस फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लेके एंड 31 मार्च 2025 तक अगर इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई पर्सन है वो 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है या 80 इयर्स या उससे ज्यादा हुआ तो उसको सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन बोलेंगे। अब एक चीज समझना गाइस, अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2025 को, 1 अप्रैल 2025 को मींस इसके बाद में, इस ईयर के बाद में अगर 1 अप्रैल 2025 को 1 अप्रैल 2025 को वो अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो ये माना जाएगा कि उसका 60 इयर्स ऑफ एज है वो कंप्लीट हो गया है ऑन द 31 मार्च 2025 एंड ही कैन क्लेम द हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है वो 1 अप्रैल 2025 को कर रहा है तो भी ये मान लिया जाएगा कि ही हैज कंप्लीटेड द पर्टिकुलर age of 60 years or 80 years on the 31st March 2025 only and he can claim the higher basic exemption of the 3 lakh and 5 lakh। अब एक और चीज समझना, सरचार्ज लगता है, आंसर इज यस। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में आपको सरचार्ज लगेगा, लेकिन गाइस सरचार्ज तभी लगता है जब आप 50 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर रहे हो। सो इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख रुपीज देन देयर इज नो सरचार्ज। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख रुपीज अप टू 1 करोड़ देयर इज अ 10% सरचार्ज ऑन द टैक्सेस, मींस व्हाटएवर टैक्स रहेगा उस पे 10% सरचार्ज ऐड कर दो। इफ योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ देन यू हैव टू ऐड द 15% ऑफ द सरचार्ज। इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ तो आपको 25% सरचार्ज लेना है और आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 37% सरचार्ज लेना है। तो मैंने क्या बोला, आपका सरचार्ज कैसे लगेगा, आपकी अगर टोटल इनकम है वो अप टू 50 लाख है देयर इज नो सरचार्ज, 50 लाख से ज्यादा है अप टू 1 करोड़ है तो 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 2 करोड़ तक है तो आपका 15% सरचार्ज एंड 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ है तो आपका 25% सरचार्ज एंड अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपका 37% है वो आपका सरचार्ज रहेगा। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, यहां पे 4 स्पेशल इनकम ऐसी है जिस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% हो सकता है। अब ये 4 स्पेशल इनकम कौन सी है तो मैं बता दूं, 3 इनकम तो वही वाली जो आपके शेयर मार्केट से होती है। तो शेयर मार्केट से अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जो शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, या फिर आपको डिविडेंड का इनकम मिलता है। तो एक बात बताओ, ये 3 इनकम तो शेयर मार्केट वाली होगी और उसके बाद चौथा जो है दैट इज कॉल्ड योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि 112 वाला है। अब एक बात समझना, इस साल से आपकी टैक्स रेट भी चेंज हो गई है, ये जितनी भी टैक्स रेट है उसमें चेंज हो गई है। कैसे? आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है ना, पहले उस पर टैक्स कितना लगता था, 10% की रेट से लगता था। लेकिन गाइस 23 जुलाई 2024 से 23 जुलाई 2024 जिस दिन को निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया, उस डेट से यहां पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले 10% लगता था उसकी जगह अब हो गया है 12.5%, बट इन एक्सेस ऑफ द 1,25,000 दैट इज द टैक्स रेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पे पहले आपको पता है 15% की रेट से टैक्स लगता था एंड गाइस यहां पे आपका 20% की रेट से अब टैक्स हो गया है। जो डिविडेंड का इनकम है उस पे पहले भी स्लैब रेट से टैक्स लगता था, अभी भी स्लैब रेट से ही टैक्स लगेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बट गाइस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले जो टैक्स लगता था वो 20% की रेट से लगता था, बट नाउ टैक्स लग गया है 12.5% की रेट से। आई एम वेरी हैप्पी ड्यू टू दिस अमेंडमेंट, नाउ व्हाई हैप्पी यू कैन अंडरस्टैंड दैट करके, ठीक है। तो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर वगैरह बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले 20% टैक्स लगता था, नाउ इट इज अ 12.5% टैक्स करके, ठीक है। तो चलिए, तो एक बात बताऊं, ये जो 4 इनकम ऐसी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, डिविडेंड का इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, गाइस इन पे जो टैक्स निकालोगे ना, उस टैक्स पे कितना भी ये इनकम हो, ये जो स्पेशल इनकम है ना, ये कितना भी हो, इन पे आपका मैक्सिमम सरचार्ज है ना, वो मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखो नॉर्मली क्या होता है, आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% सरचार्ज होता है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज होता है। बट ध्यान रखना, ये जो स्पेशल इनकम है ना, ये स्पेशल इनकम आपका कितना भी हो, भले 10 करोड़ हो, 15 करोड़ हो करके, ठीक है।
अगर मान लो ये स्पेशल इनकम है, ये स्पेशल इनकम आपका 100 करोड़ हो, तो भी उस पे टैक्स जो आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है? 15% की रेट से लग सकता है, उससे ज्यादा आपको सरचार्ज नहीं लगेगा। तो अगर मान लो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला होगा और मान लो फॉर एन एग्जांपल वो 10 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो भी मुझे उस पे सरचार्ज जो लगेगा वो मैक्सिमम कितना लगेगा? 15% की रेट से लगेगा। अब आप एक काम करो, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक बढ़िया सा यहां पे बताया, आप समझने की कोशिश करना ये सरचार्ज वाला फंडा कैसे देखना है। तो देखो, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में आपकी टोटल इनकम कितनी है वो आप देखो। अगर टोटल इनकम मींस आपकी स्पेशल इनकम एज वेल एज अदर इनकम, स्पेशल इनकम मींस वो 4 इनकम प्लस अदर इनकम सब मिला के, तो इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख रुपीज, अगर आपका टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज ही है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख रुपीज अप टू 1 करोड़ है तो आप 10% सरचार्ज ऐड करो। इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है तो आप 15% की रेट से सरचार्ज ऐड करो। देखो यहां तक आपको कुछ भी अलग तरीके का देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है टोटल इनकम, टोटल इनकम इज स्पेशल इनकम एज वेल एज द अदर इनकम, दोनों को मिला के। तो टोटल इनकम अप टू 50 लाख है ना, देन देयर इज नो सरचार्ज। टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है, अप टू 1 करोड़ है, देन 10% सरचार्ज। टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है, अप टू 2 करोड़ है तो 15% सरचार्ज। अब आपको यह देखना है कि अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा। अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम अगर आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा। तो देखो, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है ना, टोटल इनकम मींस स्पेशल इनकम एज वेल एज अदर इनकम सब मिला के टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, तो आप एक काम करो, जो स्पेशल इनकम होगा ना उस पे जो टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% ले लो। तो देखो, योर टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक काम करो, स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज आप 15% ले लो। अब आप देखोगे आपका बैलेंस इनकम कितना है, बैलेंस इनकम आपका कितना है। अगर आप बैलेंस इनकम या अदर इनकम अप टू 2 करोड़ है, अदर इनकम जो है वो अदर इनकम अप टू 2 करोड़ ही है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अदर इनकम हो सकता है अदर इनकम 20 लाख 30 लाख 40 लाख कितना भी, अप टू 2 करोड़ है भाई। टोटल इनकम तो मोर देन 2 करोड़ था, तो स्पेशल इनकम पे सरचार्ज आ गया आपका 15%, स्पेशल इनकम के टैक्स पे सरचार्ज 15%। अब आपको देखना है अदर इनकम कितना है। If other income is itself within the limit of the 2 करोड़, तो अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज आएगा 15%। लेकिन अदर इनकम, स्पेशल इनकम को हटा के अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, तो अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज आएगा 25%। एंड गाइस, अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 5 करोड़, तो उस पे सरचार्ज आएगा आपका 37%। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज, अगर आपकी टोटल इनकम है वो अप टू 50 लाख तो देयर इज नो सरचार्ज। टोटल इनकम मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ है तो 10% सरचार्ज, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है तो 15% सरचार्ज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप स्पेशल इनकम के टैक्स पे सरचार्ज ले लो 15%। अदर इनकम देखो कितना है, अदर इनकम इज अप टू 2 करोड़ तो उस पे सरचार्ज ऐड करो 15%। अदर इनकम इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ तो उस पे आप सरचार्ज ऐड करो 25%। एंड अदर इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो उस पे सरचार्ज आप ऐड करिए 37%। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज ऑल अबाउट द सरचार्ज। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द कंपनी। सर कंपनी का टैक्स रेट क्या है? तो मैं बता दूं, कंपनी का टैक्स रेट डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में गाइस आपका टैक्स रेट है वो 30% है। तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है वो 30% है। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 22-23 का विद इन द लिमिट ऑफ 400 करोड़ है। अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 22-23 तो उस पर्टिकुलर केस में डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है वो 25% होगा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स निकाल तो रहे हैं प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम पे, बट हम टर्नओवर कौन से ईयर का देख रहे हैं? प्रीवियस ईयर 22-23 का। आंसर इज यस। सो प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर इज विद इन द लिमिट ऑफ द 400 करोड़ तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है वो 25% है। अब डाउट एक ये आता है कि सर डोमेस्टिक कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट प्रीवियस ईयर 23-24 या 24-25 में हुआ है तो क्या उसको 25% का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी देखो, लेटेस्ट एक एमसीक्यू आईसीआई ने दिया था और उन्होंने उस पे 25% का बेनिफिट दिया था, तो आपको भी 25% का बेनिफिट लेना है। तो इफ न्यूली कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड उस ईयर का टर्नओवर तो 0 है तो ये माना जाएगा टर्नओवर इज विद इन द लिमिट ऑफ द 400 करोड़ एंड यू कैन टेक द टैक्स बेनिफिट ऑफ द 25%। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या है? तो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट पहले 40% हुआ करता था, बट गाइस फ्रॉम दिस ईयर दैट फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट इज 35%। दिस इज वन अमेंडमेंट। नाउ
फॉरेन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी के केस में सर सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस, सरचार्ज लगेगा व्हेन योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 10 करोड़ रुपीस तक है, तो आपको सरचार्ज लगेगा 7% की रेट से डोमेस्टिक कंपनी के केस में। एंड आपका टोटल इनकम जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से। एंड फॉरेन कंपनी के केस में गाइस 2% एंड 5% की रेट से सरचार्ज लगेगा। तो देखिए, इन केस ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी सरचार्ज कैसे लगेगा, टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ है तो सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 करोड़ है तो सरचार्ज 7% की रेट से, 10 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम है तो सरचार्ज 12% की रेट से। एंड गाइस फॉरेन कंपनी के केस में ये 2% एंड 5% की रेट से सरचार्ज लगेगा। अब एक और चीज समझना, इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उसके साथ में एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी, इनके केस में कोई स्लैब रेट वगैरह नहीं है, फ्लैट रेट है। जैसे कंपनी के केस में फ्लैट रेट था, वैसा यहां पे भी फ्लैट रेट है 30%। 30% इज टैक्स रेट, बट यहां पे सरचार्ज लगेगा इफ योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़। अगर इनकम मोर देन 1 करोड़ है तो आपको 12% की रेट से सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब एक चीज समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली आती तो एओपी बीओआई में ही है, लेकिन गाइस यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट अलग से दे रखी है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन द टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम अप टू 10,000 है, अप टू 10,000, ओनली 10,000 है, देन टैक्स रेट इज 10%। 10,000 से ज्यादा लेकिन अप टू 20,000 है तो 20% टैक्स रेट, एंड 20,000 से ज्यादा है तो 30% की रेट से टैक्स रेट लगेगा। यहां पे सरचार्ज लगेगा जैसे डोमेस्टिक कंपनी के लिए लगता है। और डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज का रेट मैंने आपको क्या बताया था, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज का रेट कैसे है कि डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो 7%, और मोर देन 10 करोड़ है तो 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा। अब एक चीज समझना, जब भी आप टैक्स लेते हैं, ऐड करेंगे सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, उसमें आपको 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो ऐड करना है। 4% की रेट से ऑलवेज आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% की रेट से ऐड करना है। अब एक और चीज समझना, जो भी आप टोटल इनकम लेते हैं एज वेल एज द आप टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, अगर वो आपका नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10 में राउंडेड ऑफ आपको करना है। सो व्हेनेवर यू कैलकुलेट द टोटल इनकम एज वेल एज टैक्स आप निकालते हैं, उसको नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 में राउंडेड ऑफ करना है। जैसे 30,000 एंड 852 है तो आपको 850 लेना है, 854 है तो भी आपको 850 लेना है, 855 है तो आपको 855 है तो आपको 860 लेना है, एंड गाइस 859 है तो भी आपको 860 लेना है। तो नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 है उसमें आपको राउंडेड ऑफ करना है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। अब गाइस एक बात समझना, बहुत बार क्या होता है कि सरचार्ज की वजह से जितना आपका इनकम बढ़ता है ना, उससे ज्यादा आपका टैक्स बढ़ जाता है। जितना आपका इनकम बढ़ा उससे ज्यादा आपका टैक्स बढ़ जाता है ड्यू टू द सरचार्ज। तो हमारी निर्मला सीतारमण जी यहां पे मार्जिनल रिलीफ देती है। तो मार्जिनल रिलीफ सबके केस में लगता है, मींस जहां जहां सरचार्ज लगता है वहां वहां मार्जिनल रिलीफ लगेगा। तो मार्जिनल रिलीफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में लगेगा अगर इनकम लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है। तो इन केस ऑफ कंपनी इफ इट इज लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ या 10 करोड़ है तो, इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ 10 करोड़ है तो, एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इफ इट इज लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़, जहां सरचार्ज लग रहा है या सरचार्ज का रेट चेंज हो रहा है तो वहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा। जैसे यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसका नाम है श्री लिमिटेड और वो इंडियन कंपनी है, उसका इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, एंड गाइस उसका प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर 450 करोड़ है, मींस यहां पे टैक्स रेट है वो आपका 30% रहेगा। अब आप एक काम करिए, जैसे 1 करोड़ 1 लाख पे आपने जो टैक्स निकाला 30% की रेट से वो 30,30,000 आ गया। अब एक चीज समझना, यहां सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस, बिकॉज इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो यहां सरचार्ज लगेगा 7% की रेट से। तो आप 7% की रेट से सरचार्ज को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 32,42,100। तो 32,42,100 आ गया। अब एक बात बताओ, यहां एसएससी बोलता है कि अगर मेरा इनकम 1 करोड़ ही होता तो मेरे को टैक्स कितना लगता, 30 लाख लगता, एंड देयर इज नो सरचार्ज। बिकॉज इफ अगर इनकम ऑफ दिस कंपनी इज 1 करोड़ ओनली तो टैक्स कितना लगता, 30 लाख लगता, सरचार्ज नहीं लगता। तो एक बात बताओ, यहां पे आपका इनकम में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1 लाख का हुआ, मींस हियर इंक्रीज इन द इनकम इज ओनली 1 लाख। हियर इंक्रीज इन द इनकम में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, 1 लाख का हुआ, एंड गाइस उस 1 लाख की वजह से आपके टैक्स में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 2,42,100 का हुआ।
बिकॉज 1 लाख की इनकम होती तो आपका टैक्स 30 लाख आता। 1 करोड़ ही इनकम होती तो आपका टैक्स 30 लाख आता। 1 करोड़ 1 लाख की वजह से आपका 32,42,100 आ रहा है। तो देखो, इनकम में इंक्रीमेंट इज ओनली बाय 1 लाख एंड ड्यू टू दैट टैक्स में इंक्रीमेंट इज 2,42,100। तो जितना भी टैक्स में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है एज कंपेयर टू इनकम में इंक्रीमेंट, तो उतना आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, और वो मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगा 1,42,100 का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन गाइज मैंने आपको इसके लिए बहुत बढ़िया सा शॉर्टकट पढ़ा रखा है, वही आपको फॉलो करना है एग्जामिनेशन में। देखो, जब भी एग्जाम में आप देखते हैं कि अगर मान लो किसी एसएससी की इनकम है, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओ, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की इनकम लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है, या 1 करोड़ है, या 2 करोड़, 5 करोड़ है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा। या कंपनी के केस में लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़, 10 करोड़ है, तो आपको देखना पड़ेगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक काम करो, टैक्स निकाल दो। यहां पे इनकम कितनी है, 1 करोड़ 1 लाख है, तो आप 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकाल दो। उसमें जो सरचार्ज आता है वो ऐड कर दो, और सरचार्ज ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, ये वाला अमाउंट, इसके बाद आप क्या लिखोगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़। दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। तो 1 करोड़ का इनकम होता तो टैक्स कितना आता, 30 लाख आता। 1 करोड़ के ऊपर वाला जो इनकम है वो एज इट इज निर्मला सीतारमण जी को दे दो 1 लाख रुपीस। तो आप एक काम करो, यहां विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो अमाउंट आएगा दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 31 लाख, तो 31 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप एक काम करो, विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करो, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, और फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर दो। ऐसे का ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक कंपनी है जिसका नाम है ट्री लिमिटेड, जो इंडियन कंपनी है, उसका इनकम है 10 करोड़ 2 लाख एंड 30,000। सो 10 करोड़ 2 लाख 30,000 है, तो यहां पे आप पहले टैक्स निकाल दीजिए। यहां पे 25% का टैक्स रेट लग रहा है, तो 25% से टैक्स निकाल दीजिए। सरचार्ज लगेगा लेकिन 12% की रेट से लगेगा, बिकॉज इनकम इज मोर देन 10 करोड़, तो 12% की रेट से सरचार्ज निकाल दीजिए। सो दिस इज योर टैक्स आ गया इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब देखो, यहां इनकम लिटिल बिट मोर देन द 10 करोड़ है ना, और 10 करोड़ के ऊपर सरचार्ज का रेट चेंज हो गया 7 to 12। तो अब आप एक काम करो, ये आप क्या लिखोगे कि ये जो अमाउंट आया है, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 10 करोड़। अगर 10 करोड़ ही इनकम होता तो टैक्स कितना आता, और एडिशनल इनकम एज इट इज निर्मला सीतारमण जी को दे दो। तो टैक्स ऑन 10 करोड़, तो 10 करोड़ ही अगर आपका इनकम होता तो कंपनी का टैक्स कितना आता, 25% की रेट से 2.5 करोड़। लेकिन गाइस सरचार्ज तो लगता ना, यहां 12% नहीं लगता बट 7% तो लगता। तो आप एक काम करो, 7% की रेट से सरचार्ज ऐड कर दो, तो आपका टैक्स आ जाएगा 2 करोड़ 67,50,000 प्लस जो एडिशनल इनकम ओवर 10 करोड़ है वो आप ऐड कर दो 2,30,000। तो ये अमाउंट आया, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। अब गाइस यहां पे तीसरा एग्जांपल, जैसे एक कोई इंडिविजुअल है, उसका इनकम है 1 करोड़ 1 लाख। तो आप एक काम करो, देखो 1 करोड़ पे सरचार्ज का रेट चेंज हो जाता है, 10% की जगह 15% हो जाता है। तो 1 करोड़ 1 लाख पे पहले आप टैक्स निकाल दो, ऐड कर दीजिए आप सरचार्ज, और सरचार्ज ऐड करने के बाद फिर आप क्या लिखेंगे, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। तो 1 करोड़ के ऊपर वाला इनकम ही एज इट इज निर्मला सीतारमण जी को दे दो करके, ठीक है। तो आपका टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़ जो भी आता है, विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करो, ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। अब गाइस एक बात समझना, मैंने यहां पे 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं आपको। जैसे एक ऐसा है जिसमें आपकी इनकम 5 करोड़ 7 लाख है, तो यहां पे 5 करोड़ के ऊपर इनकम होती है तो सरचार्ज का रेट चेंज होकर 37% हो जाता है ना। तो आप एक काम करिए, इस पे 5 करोड़ पे पहले टैक्स निकाल दीजिए स्लैब डेट से, ऐड कर दीजिए सरचार्ज 37%, और 37% ऐड करने के बाद फिर क्या लिखेंगे आप, टैक्स ऑन 5 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 5 करोड़। टैक्स ऑन 5 करोड़, तो 5 करोड़ ही इनकम होती तो स्लैब रेट से कितना टैक्स आता, और ऐड कर दीजिए 25% सरचार्ज तो लगता, और प्लस आपका 5 करोड़ के ऊपर वाला इनकम कितना है 7,20,000, वो आप ऐड कर दीजिए। तो जो भी अमाउंट आएगा, और जो आपका 5 करोड़ 7 लाख पे टैक्स प्लस सरचार्ज आया था, विच एवर इज लोअर है, उसको आप कंटिन्यू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा। तो गाइस सिंपल सी चीज है, जब भी आपको लगता है कि इस लिमिट से सरचार्ज लग रहा है या यहां पे सरचार्ज की रेट चेंज हो रही है, तो आपको जैसे इनकम दे रखी है, फॉर एन एग्जांपल जैसे इस केस में कृषिव के केस में जिसकी एज 28 ईयर है, उसका 2 करोड़ 4,40,000 दे रखा है। तो आप पहले क्या करिए, टैक्स निकालिए 2 करोड़ 4,40,000 पे, ऐड करिए सरचार्ज 25%, और जो अमाउंट आएगा फिर लिखिए, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 2 करोड़। टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 2 करोड़, तो ऑटोमेटिकली जो अमाउंट आएगा विच एवर इज लोअर कंटिन्यू कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। उसके बाद में गाइस एक सेक्शन आती है, दैट इज द 87A। 87A का रिबेट। अब ये 87A का रिबेट किसको मिलता है, सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलता है।
तो सिर्फ इंडिविजुअल को, और वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। तो अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है एंड गाइस उसका टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपीस है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो यहां पे रिबेट मिलेगा जो भी 100% ऑफ द टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। अब एक चीज समझना, यहां पे आपका इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो ये रिबेट नहीं मिलेगा। सर अगर 5 लाख 4 रुपीज है तो ये रिबेट मिलेगा, मिल जाएगा ना, क्योंकि 5 लाख 4 रुपीज है तो आप लोअर में 10 में राउंडेड ऑफ करोगे तो 5 लाख आ जाएगा ना, तो आपको ये रिबेट मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 लाख 5 रुपीज हुआ तो ये रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 लाख 5 रुपीज है तो आपका 5 लाख 10 रुपीज हो जाएगा, और 5 लाख 10 रुपीज आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। बट अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है तो आपको रिबेट मिलेगा जो भी टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर। अब एक और चीज समझना, ये रिबेट आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले लेना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले लेना है। एक और चीज समझना, ये रिबेट जो है ना वो आपको 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने नहीं मिलता। जो आपका 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा ना उसके सामने नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी इनकम है उसके सामने ये मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर आप 115 BAC लेते हो तो उसमें ये रिबेट अलग तरीके से मिलती है, वो अपन सीखेंगे जब अपन 115 BAC अभी थोड़ी देर बाद रिवाइज करेंगे करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपको कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है। जैसे इस एग्जांपल में एक बात बताओ, आपकी टोटल इनकम 4,40,000 है तो 4,40,000 पे टैक्स आया, 9,500 का आपने रिबेट ले लिया। लेकिन आपकी इनकम अगर 5,07,000 है तो 5,07,000 पे आपने जो टैक्स निकाला वो 13,900 आया, यहां रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज योर इनकम इज मोर देन 5 लाख। तो उसकी वजह से आपका टैक्स आ जाएगा 14,456। तो सर यहां पे इनकम है वो 7,000 से ज्यादा थी और उसकी वजह से टैक्स आ गया वो 14,456 आ गया। तो सर क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं है। तो इन केस ऑफ द 87A का रिबेट कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं है। लेकिन गाइस जब आप 115 BAC लेते हो तो वहां पे ये रिबेट अलग तरीके से मिलती है और वहां पे मार्जिनल रिलीफ दे रखा है जो कि अपन 115 BAC के साथ में रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम। अब एक चीज समझना, अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम में सबसे पहली सेक्शन आती है 115 बा, और 115 बा जो है 115 BAA जो कि आपके डोमेस्टिक कंपनीज के लिए ये सेक्शन है। और ये सेक्शन बोलती है असेसमेंट ईयर 2021 या उसके बाद में कभी भी डोमेस्टिक कंपनी चाहे तो ये सेक्शन को फॉलो कर सकती है, और उसका टैक्स रेट है वो 25% 30% से हटके, एंड उसका टैक्स रेट हो जाएगा 22%। बट गाइस 22% विल नॉट बी इफेक्टिव टैक्स रेट, 22% प्लस 10% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकम कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 10% की रेट से सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, एंड उस पे 4% की रेट से आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो ऐड करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव टैक्स रेट आपका आ जाएगा दैट इज द 25.168%। तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। यहां पे समझने की कोशिश करना कि ये सेक्शन कब लगेगी, जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको लगेगी। सेक्शन 115 BAA क्या बोलता है? आपका टैक्स रेट है वो 22% हो जाएगा, लेकिन आपको यहां पे सरचार्ज ऑलवेज ऐड करना पड़ेगा 10%। 10% की रेट से सरचार्ज ऑलवेज लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा, तो इफेक्टिव टैक्स रेट आपका 25.168% आ जाएगा। अब देखो मैं बोलते टाइम हर बार मैं 22% बोलूंगा, बट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि गाइज ये जो 4 सेक्शन है, एक तो 115 BAA, एक 115 BAB, एक 115 BAD एंड एक 115 BAE। ये जो 4 सेक्शन है मैंने 115 BAC नहीं लिया, याद ध्यान रखना। 115 BAA, 115 BAB, 115 BAD, 115 BAE, ये जो 4 सेक्शन है ना उसमें ऑलवेज आपको 10% की रेट से सरचार्ज ऐड करना है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको 4% की रेट से ऑलवेज ऐड करना है। गाइस यहां पे सरचार्ज ऐड करना है ऑलवेज इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इवन इनकम इज 100 रुपीज। अगर कंपनी का इनकम 100 रुपीज है, ओनली सिंपल 100 रुपीज, तो भी सरचार्ज 10% लगेगा। आंसर इज यस, यहां पे 10% की रेट से सरचार्ज लगेगा। तो चलिए सबसे पहले 115 BAA सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है और वो चाहती है 115 BAA के हिसाब से टैक्स भरना, तो 115 बा में उसको 22% की रेट से टैक्स लग जाएगा, प्लस 10% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, व्हाट अबाउट द अदर इनकम, लाइक जैसे हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम है, अदर सोर्सेस हेड का इनकम है, क्या सर वो भी 22% की रेट से टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। तो आपके जो अदर हेड के इनकम है, लाइक हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम है या अदर सोर्सेज का इनकम है, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 22% ओनली।
एंड गाइस जो स्पेशल रेट्स इनकम होगी, स्पेशल रेट्स मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जैसे आपका 12.5% से टैक्स लगता है, पहले 20% लगता था, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले पे पहले 10% लगता था, नाउ इट इज 12.5%। तो उस पे जो टैक्स लगेगा ना वो तो स्पेशल रेट से ही लगेगा। विनिंग पे टैक्स लगेगा वो 30% से ही लगेगा, लेकिन गाइस उसमें ऑलवेज आपको 10% की रेट से सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा एंड 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे वो ऐड करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, जब आप ये सेक्शन लेते हो ना 115BAA, तो बेटा उस पर्टिकुलर केस में आपको मैट नहीं लगेगा। जो कंपनीज के केस में मैट लगता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, वो मैट नहीं लगेगा। लेकिन सर मैट नहीं लगेगा तो व्हाट अबाउट द मैट क्रेडिट? क्योंकि मैट क्रेडिट अगर पुराना पड़ा होगा तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं फॉर द 15 असेसमेंट ईयर। उस मैट क्रेडिट का क्या करेंगे मैं बताऊं, मैट क्रेडिट आपका जो भी रहेगा वो आपका लैप्स हो जाएगा। अगर आप 115BAA लेते हैं तो आपका मैट नहीं लगेगा, तो जो पुराना मैट क्रेडिट पड़ा है वो आपका लैप्स हो जाएगा। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, अगर मैट क्रेडिट पड़ा है ना तो फिर नॉर्मल प्रोविजन से रहो, 115BAA में मत आओ। अगर 115BAA में आ गए तो भैया मैट क्रेडिट जो भी रहेगा वो तुम्हारा लैप्स हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी एसएससी ये सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहता है ना तो उसको कुछ बलिदान देने पड़ेंगे, उसको कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी, कुछ बलिदान देने पड़ेंगे। सर कौन कौन से बलिदान देने पड़ेंगे? तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, डिडक्शन में गाइस 10AA का SEZ का जो डिडक्शन मिलता है ना 15 ईयर्स तक, वो आपको नहीं मिलेगा। पीजीबीपी में आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2A, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो 33AB 33ABA के डिडक्शन मिलते हैं, जो टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बोर्ड में पैसा डाला या साइट रेस्टोरेशन फंड बनाया उसमें डिडक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 35(1)(2), 35(1)(2A), 35(1)(3), 35(2AA एंड 35(2AB के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन है ना वो नहीं मिलेगी। मैंने आपको क्लास में पढ़ाते टाइम दो बताया था, एक तो साइंटिफिक रिसर्च में जब आप इन हाउस रिसर्च करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है 35(1)(1) में या 35(1)(4) में, वो आपको मिलेगा। लेकिन गाइस जो डोनेशन वाली डिडक्शन होती है ना, वो डोनेशन वाली डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी अगर आप 115 ले रहे हैं। उसके बाद में 35AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, होटल हॉस्पिटल एंड ऑल, पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर एंड ऑल। सो गाइस वो स्पेसिफाइड बिजनेस का आपका 100% डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मिलता है, वो नहीं मिलेगा। 35CCC एंड 35CCD नहीं मिलेगा। 35CCC is related to the agriculture extension project and 35CCD is related to the skill development project, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ गाइस एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, अंडर चैप्टर 6 से का एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ बेटा आपको ये 3 डिडक्शन मिल जाएंगे। 80 जैसे आपका 80QQB, 80RRB रॉयल्टी पे डिडक्शन मिल सकता है, या फिर आपको पता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 80GGB मिलता है डोमेस्टिक कंपनी को, वो सब नहीं मिलेगा। 80G वो सब नहीं मिलेगा। तो गाइज एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, बट आपको ये 3 डिडक्शन मिल जाएंगे। आपको ये 3 डिडक्शन मिलेंगे। एक तो 80JJAA, अपन बोलते हैं ना जामत आ आओ राजा करके, ठीक है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। तो आओ राजा जो 80JJAA क्या होता है कि जब आप न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं तो न्यू एम्प्लॉय को जब रिक्रूट करते हैं तो उसको जितना भी इमोल्यूमेंट्स पे करते हैं उसका 30% आपको डिडक्शन मिलता है 80JJAA में, तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद 80LA का डिडक्शन मिलेगा। 80LA क्या होता है कि अगर आप IFSC में लोकेटेड हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड हो, तो आपको 10 ईयर्स तक टैक्स नहीं पे करना पड़ता, तो वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा। और 80M का मतलब होता है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड होता है, जैसे डोमेस्टिक कंपनी को किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिला है और ये डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अप टू द ड्यू डेट। ड्यू डेट मींस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया और जितना मिला, व्हिचएवर इज लोअर है उतने का 80M में डिडक्शन मिलता है, तो वो डिडक्शन मिल जाएगा। तो गाइज मैंने आपको क्या बोला, यहां पे ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, ये बेनिफिट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर आप 115 ले रहे हो। सर कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे? 10AA SEZ का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो 32(1)(2A वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में 33AB ABA वाला नहीं मिलेगा। उसके बाद में 35 में साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन वाली डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी। 35AD नहीं मिलेगा, 35CCC CCD नहीं मिलेगा एंड एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 3। 80JJAA मिल जाएगा, 80LA मिल जाएगा एंड 80M वो आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये सेक्शन 115 लेते हो और इन सेक्शन की वजह से अगर कोई तुम्हारा पुराना लॉस है या पुराना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसको आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये कंपनी है, एक कंपनी ने अभी 115 ले लिया, अब उसके जो पुराने लॉसेज है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, उस लॉस में कुछ ऐसा होटल बिजनेस का लॉस है जिसपे 35AD लिया था, तो वो वाला जो लॉस है वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो इग्नोर करना पड़ेगा, लैप्स हो जाएगा। या फिर तुम्हारे जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसमें कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन है,
अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन में एडिशनल डेप्रीशिएशन है, तो वो एडिशनल डेप्रीशिएशन को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, वो तुम्हारा लैप्स हो जाएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि कभी भी अगर मान लो यहां जो कंडीशंस दे रखी है ना, ये कंडीशंस का वायलेशन हो गया, आप ये सेक्शन लेते हो और अगर ये कंडीशन का वायलेशन हो गया तो इस सेक्शन से आप बाहर आ जाओगे, और इस सेक्शन से अगर आप एक बार बाहर आ गए, इनवैलिड हो गया, तो फिर वापस आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते है करके। अब एक और चीज समझना, यहां पे ऑप्शन दे रखा है कि सर हमको ये सेक्शन कब लेना है, तो देखो जिस ईयर में चाहते हो उस ईयर में आप ये सेक्शन ले सकते हो। आपको क्या करना है कि भाई साहब यहां पे एक और चीज समझना, हर डोमेस्टिक कंपनी ले सकती है, भले वो डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है या सर्विस प्रोवाइडर का है, या फिर वो डोमेस्टिक कंपनी है, वो डोमेस्टिक कंपनी न्यू है ओल्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है, लेकिन आप अगर इस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर, उससे पहले पहले आपको ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर 10IC। 10IC फॉर्म है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपने एक बार ये सेक्शन को ले लिया तो फिर आपको अगले साल भी इसी सेक्शन को लेना पड़ेगा। अगर आप 115BAA में आ गए तो फिर आपको अगले साल भी 115BAA लेना पड़ेगा, उसके अगले साल भी 115BAA लेना पड़ेगा, आप इससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ऊपर यहां पे एक पॉइंट ऐसा दे रखा था कि अगर कोई कंडीशन का वायलेशन हो गया तो फिर आप इससे बाहर आ जाओगे, और एक बार अगर आप इससे बाहर आ गए तो वापस से फिर आप इस सेक्शन के अंदर नहीं जा पाओगे। डन। नेक्स्ट सेक्शन आती है 115BAB, दैट इज 115BAB। ये 115BAB सेक्शन क्या बोलती है गाइस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो पहली चीज तो न्यू कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो चाहे तो 115BAB का बेनिफिट ले सकती है। लेकिन 115BAB का बेनिफिट लेने के लिए कुछ कंडीशंस है, उसमें सबसे पहली चीज तो यहां पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, और वो कंपनी न्यू होनी चाहिए जो कि सेटअप एंड रजिस्टर्ड हुई है 1 अक्टूबर 2019 के बाद, एंड बेटा उसने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू कर दिया है टिल 31 मार्च 2024 तक, तो वो कंपनी सेटअप एंड रजिस्टर्ड होगी ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 एंड दे हैव स्टार्टेड कमेंस द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टिल 31 मार्च 2024 तक। अब एक बात समझना, अगर कोई भी डोमेस्टिक न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस पर्टिकुलर केस में उसको कौन सी रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मैं बताऊं यहां पे उसकी बिजनेस की इनकम पे टैक्स रेट रहेगा वो 15% रहेगा, ओनली 15% गाइस। कितना इंटरेस्टिंग है, सिर्फ 15% की रेट से टैक्स पे करो और उसमें 10% सरचार्ज ऑलवेज लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा, सो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो आपका 17.16% आ जाएगा। तो वो जो न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम होगी उस पे आपका 17.16% की रेट से टैक्स आ जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बोलोगे कि सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे 15% की रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन सर व्हाट अबाउट द स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, विनिंग का इनकम है, सर स्पेशल रेट्स की इनकम होगी ना वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी। गाइस जो स्पेशल रेट्स की इनकम होगी वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो स्पेशल रेट्स की इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी, लेकिन उसमें 10% की रेट से सरचार्ज मैंडेटरी जोड़ना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़ना पड़ेगा। लेकिन सर एक बात बताओ, जो कि अदर हेड की इनकम है, अदर हेड का मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या फिर अदर सोर्सेज की इनकम है, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एंड अदर सोर्सेज की इनकम है उस पे 15% का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस पे आपका 22% की रेट से टैक्स लगेगा। तो उस पे 22% की रेट से टैक्स लगेगा, 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एंड गाइस यहां पे आपको कोई खर्चे अलाउ नहीं होंगे, मींस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए आपको जो भी एक्सपेंसेस है या अलाउंसेस वगैरह है वो अलाउ नहीं होंगे। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम एंड गाइस अदर सोर्सेज का इनकम वो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपको पता रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30%, वो नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। अगर अदर सोर्सेज में आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिला तो डिविडेंड के सामने इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस अलाउ होता है, वो नहीं अलाउ होगा। मींस आपका जो ग्रॉस इनकम है ना वो ग्रॉस इनकम आपका टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 22%, 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो देखो मैंने क्या बोला, देखो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का इनकम रहेगा दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 15%, स्पेशल रेट्स का इनकम है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगा। हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज का इनकम 22% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है उस पे तो स्पेशल टैक्स रेट का बेनिफिट मिल जाएगा, बट अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो उसके लिए बेटा क्या है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या डेप्रीशिएबल असेट बेचने से है। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेप्रीशिएबल असेट बेचने से है तो बेटा उस पे भी आपका 15% की रेट से टैक्स रेट लग जाएगा।
एंड अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन डेप्रिशिएबल असेट है, मींस नॉन डेप्रिशिएबल असेट बेचने से हुआ है, तो उस पर 22% की रेट से आपको टैक्स लग जाएगा। अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है गाइस कि कोई भी अगर कंपनी 115 बीएबी का बेनिफिट ले रही है तो यहां पे 15% ही टैक्स रेट लग रहा है, इफेक्टिव टैक्स रेट भी आपका कितना 17.16% लग रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे, चिटिंग करके हमेशा प्रॉफिट को ज्यादा करेंगे। कैसे हो सकता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं जो कि मुंबई में है और वो 115 बीएबी ले रही है, एक कंपनी राजस्थान में जो 115 बीएबी नहीं ले रही, तो मैं क्या कराऊंगा पता है, ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन कराऊंगा जिससे कि मुंबई वाली प्रॉफिट कंपनी है उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, क्योंकि यहां पे टैक्स रेट 15% है। एंड जो राजस्थान वाली कंपनी है, सपोज वहां टैक्स रेट 30% है, उस कंपनी है वो नॉर्मल टैक्स रेट ले रही है, 30% की टैक्स रेट से टैक्स ले रही है, तो हमेशा मैं वहां का प्रॉफिट कम करना चाहूंगा। तो यहां से अगर मान लो गुड सेल हो रहा है मुंबई की कंपनी से राजस्थान की कंपनी को, तो हम हायर वैल्यू पे सेल करेंगे। तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या होगा ना, असेसिंग ऑफिसर को एक पावर दे रखा है अंडर सेक्शन 115 बीएबी सब सेक्शन 6 में, और 115 बीएबी सब सेक्शन 6 में असेसिंग ऑफिसर को यह पावर दे रखा है कि असेसिंग ऑफिसर उस कंपनी का प्रॉफिट निकालेगा, और कंपनी का प्रॉफिट अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्सेस प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन की है जहां पे एक्सेस प्रॉफिट आ रहा है, तो जितना भी एक्सेस वाला प्रॉफिट होगा ना उस पे बेटा फिर वो एओ 30% की रेट से टैक्स लगाएगा, 10% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सो 34.32% की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब एक चीज समझना गाइस, अगर आप 115 बीएबी लेते हो तो आपको मैट नहीं लगेगा, मैट है वो मैट नहीं लगेगा। एंड एक चीज समझना, यहां पे मैट क्रेडिट का सवाल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मैट है, ये जो सेक्शन है ना 115 बीएबी, ये पहला रिटर्न जब वो कंपनी फाइल करेगी, क्योंकि यहां न्यू कंपनी होनी चाहिए और पहला रिटर्न फाइल करेगी, तो पहले रिटर्न से ही आपको ये सेक्शन का बेनिफिट लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपका मैट क्रेडिट का यहां पे सवाल नहीं आएगा और आपको मैट नहीं लगेगा करके। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताऊं, अगर मान लो कोई भी कंपनी है उसको ये सेक्शन का बेनिफिट लेना है ना 115 बीएब का, तो यहां पे कुछ कंडीशंस दे रखी है, वो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। सर कौन कौन सी कंडीशन है, तो सबसे पहली चीज कि वो कंपनी सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद में, एंड उसने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कमेंस कर दिया हो टिल 31 मार्च 2024 तक। तो कंपनी सेटअप और रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 के बाद में, और उसने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया है टिल 31 मार्च 2024 तक। दूसरी कंडीशन, वो कंपनी आपकी न्यू होनी चाहिए, वो कंपनी आपकी स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिजनेस नया होना चाहिए। तीसरा कंडीशन यह है कि जो भी प्लांट एंड मशीनरी यूज करेगी वो कंपनी, वो प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए। लेकिन गाइस उसमें दो एक्सेप्शनल केसेस है, एक तो आपकी टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% तक आपका सेकंड हैंड हो सकता है, और दूसरा अगर कोई भी इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है जो इंडिया के बाहर यूज हुई है और बेटा उस पर इंडिया में कोई भी डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लिया है, तो वो वाली प्लांट एंड मशीनरी न्यू ही मानी जाएगी, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। उसके बाद एक और कंडीशन यह है कि ये जो कंपनी है ना, वो कोई भी ऐसी बिल्डिंग को यूज नहीं करेगी जो बिल्डिंग पहले एज अ होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज हो चुकी है। और आपको मैंने रेगुलर बैच में, फास्ट ट्रैक बैच में बताया था कि जो होटल एंड कन्वेंशन सेंटर यूज होती है ना, तो उस पे उन्होंने एक डिडक्शन लिया होगा, एटीआईडी का डिडक्शन था जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे आया था, तो वहां पे वो उस पे वो डिडक्शन एटीआईडी का ले लिया है, तो वो वाली बिल्डिंग है उसको यूज नहीं करना है। तो कंपनी कोई भी ऐसी बिल्डिंग को यूज नहीं करेगी जो पहले एज अ होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज हुआ है। उसके बाद में कंडीशन यह है कि ये कंपनी जो है ना, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या उससे रिलेटेड रिसर्च कर रही है, या फिर जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, सिर्फ यही काम करेगी। इसके अलावा बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। मींस दे शुड बी इनटू द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड रिसर्च रिलेटेड टू दैट बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय दैट कंपनी। अगर ये बिजनेस करेगी तो ही बेटा ये सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। अब एक चीज समझना, कुछ बिजनेसेस ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगे। सबसे पहले अगर आप कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप माइनिंग करते हैं, माइनिंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। अगर मार्बल ब्लॉक्स होते हैं उसको साइड, उसको जो है वो मान लो स्लाइस में काटते हैं, मींस आपको उसको टाइल्स में काटते हैं या स्लैब्स में काटते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर गैस को सिलेंडर में बोटलिंग करते हैं, दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। आप बुक्स का प्रिंटिंग करते हैं या फिर सिनेमेटोग्राफ फिल्म बनाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। एंड गाइस एनी अदर नोटिफाइड बिजनेस है वो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा, अगर कोई नोटिफाई गवर्नमेंट करती है तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। माइनिंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। मार्बल ब्लॉक को अगर आप स्लैब्स में काटते हैं, दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। आप गैस को सिलेंडर में बोटलिंग करते हैं, दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। बुक्स का प्रिंटिंग करते हैं या मूवी का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। एंड गाइस लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे ना, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा।
ये स्पेसिफिकली बोला है कि अगर आप पावर जनरेशन का काम करते हैं तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई एसएससी ये सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको कुछ चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी, कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी। क्या क्या सरेंडर करना पड़ेगा? तो एक तो 10AA SEZ का डिडक्शन नहीं ले सकता, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकता, 33 ABA नहीं ले सकता, साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन की डिडक्शन नहीं ले सकता, 35 AD नहीं ले सकता, 35 CCC CCD नहीं ले सकता, एंड गाइस अंडर चैप्टर 6 का एक भी डिडक्शन नहीं ले सकता, सिर्फ 2 ले सकता है। कौन कौन से? 80JJAA जा मत आ, न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट वाला, एंड गाइस 80M का डिडक्शन ले सकते हैं, दैट इज द इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। यहां पे 80LA क्यों नहीं बोला हुआ है? क्योंकि 80LA IFSC वालों को मिलता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वहां सर्विस वाली कंपनियां रहती है, बट ये तो मैन्युफैक्चरिंग है, तो 80LA तो ऐसे भी नहीं मिलेगा उसको करके, ठीक है। तो दैट्स व्हाई गाइस यहां पे मैं बताऊं कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, लेकिन 2 मिलेगा, एक तो 80JJAA मिलेगा और एक 80M मिलेगा। अब एक बात समझना, इससे रिलेटेड अगर कोई भी पुराना कोई लॉस या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, देखो ये कंपनी नया है तो ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, लेकिन क्या होता है आगे जाके, मान लो फॉर एन एग्जांपल इस कंपनी के साथ में कोई दूसरी कंपनी अमलगमेट हो जाती है, और वो जो पुरानी कंपनी जो अमलगमेट हो रही है वो कंपनी का अगर कोई पुराना कोई लॉस है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है जो इन सेक्शंस की वजह से है, तो वो लैप्स हो जाएगा, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना गाइस, यहां पे किसी भी साल में अगर आपका ये कंडीशन है उसका वायलेशन हो गया, किसी भी साल में ये कंडीशन का वायलेशन हो गया, तो फिर आप 115 BAB से बाहर हो जाओगे और फिर आप पे नॉर्मल प्रोविजन लग जाएंगे। लेकिन गाइस इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका कंडीशन का वायलेशन हो रहा है, कंडीशन नंबर 3, 4 या 5 का, 3, 4 या 5 का मतलब आपका प्लांट एंड मशीनरी है वो 20% से ज्यादा सेकंड हैंड हो गया, या फिर आपने कोई ऐसी बिल्डिंग यूज कर दी जो पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज हुई थी, या आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं रहा, अगर ये 3 कंडीशन का वायलेशन हुआ ना, तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आप 115 बेब से बाहर निकल के और 115 बा में जा सकते हैं, और यहां पे 15% की रेट से जो टैक्स लगता है उसकी जगह अब आपको 22% की रेट से टैक्स लग जाएगा और आप 115 बा में चले जाएंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना गाइस, अगर आपको ये सेक्शन का बेनिफिट लेना है ना 115 बेब का, तो आपको अपना जो पहला रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न, क्योंकि कंपनी न्यू है, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 के बाद में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो जो पहला रिटर्न फाइल करेंगे ना, वो पहले रिटर्न के साथ में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले उनको एक फॉर्म नंबर 10 ID फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपने 10 ID फाइल किया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, यहां लिखा हुआ है फर्स्ट रिटर्न, तो ही आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। और एक बार अगर आप इस सेक्शन में आ जाते हैं तो फिर भैया आपको हमेशा इस सेक्शन में रहना पड़ेगा करके, बट ऑब्वियसली कंडीशन का वायलेशन हो गया तो फिर आप इस सेक्शन से बाहर आ जाओगे। उसके बाद में 115 BAB सबसेक्शन 6 है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एओ आपकी इनकम निकालेगा, और एओ को प्रॉफिट लगता है, सुपर प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो कंपनियां हैं उसके बीच में एक कंपनी 115 BAB ले रही है और दूसरी कंपनी नहीं ले रही, और गाइस यहां पे एओ को लगता है तो यहां पे ये सेक्शन लगा सकता है। एंड गाइस 20 करोड़ से ज्यादा का अगर ट्रांजैक्शन है तो वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन भी लग जाएंगे, वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसफर के स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए 115 BAC एक सेक्शन है, उसको थोड़ी देर के बाद में पढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको 115 BAD बता दूं। अब एक बात समझना, 115 BAD सेक्शन है ना, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब एक बात समझना, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अभी मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट क्या बताया था कि अप टू 10,000 10%, मोर देन 10 टू 20,000 20%, मोर देन 20,000 30%, और सरचार्ज लगेगा डोमेस्टिक कंपनी जैसे। अब एक बात समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम दिया है अंडर सेक्शन 115 BAD, और इसमें बोला कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मींस रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो चाहे तो टैक्स पे कर सकती है 22% की रेट से, बट ऑब्वियसली 10% आपका सरचार्ज रहेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा। और गाइस मैं बता दूं, ये जो सेक्शन है ना 115 BAD, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है 115 BAA का, 115 बा। और 115 बा किसके लिए था? डोमेस्टिक कंपनी के लिए था। ये किसके लिए है? आपकी रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। अब यहां पे टैक्स रेट क्या हो जाएगा? वहां 20% 22% था, यहां पे भी 22%, बट इफेक्टिव टैक्स रेट 25.168% हो जाएगा। स्पेशल रेट की इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी। अब एक चीज समझना, यहां पे AMT आपको नहीं लगेगा, बट पुराना अगर AMT क्रेडिट है तो वो आपका लैप्स हो जाएगा। यहां पे कुछ चीजें उसको सरेंडर करना पड़ेगा, जैसे 10AA नहीं मिलेगा आपका, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 33 ABA नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसके बाद 35 CCC नहीं मिलेगी, 35 AD नहीं मिलेगी, और एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 80JJAA मिलेगा एंड 80LA मिलेगा। बाकी जितने भी पॉइंट है मैं बता दूं, दैट इज सेम एज सेक्शन 115 BAA। अब एक और चीज समझना, ऐसी की ऐसी एक सेक्शन है 115 BAE। अब गाइस एक बात बता दूं, 115 BAE इज बेसिकली सिमिलर टू द सेक्शन 115 BAB।
और 115 बेब में क्या था कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है, उसको 15% की रेट से टैक्स लगेगा। सिमिलर सेक्शन यह है कि अगर कोई भी न्यू रेजिडेंट मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको टैक्स लगेगा 15% की रेट से। तो देखिए यहां क्या दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए बिटवीन द 1 अप्रैल 2023 से लेके और बिजनेस चालू कर दिया है टिल 31 मार्च 2024 के बीच में। तो ये एक साल इसी पर्टिकुलर साल में ये इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, और बिजनेस चालू कर दिया है टिल 31 मार्च 2024। बाकी टैक्स रेट क्या रहेगी, 15% रहेगी। बाकी जितने भी पॉइंट है सेम है सेक्शन 115 बेब। इस पे भी एएमटी आपका नहीं लगेगा, और एएमटी का क्रेडिट का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि पहला रिटर्न फाइल करते टाइम ही आपको इस सेक्शन का बेनिफिट लेना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो कुछ कंडीशन है ना जो 115 बीएबी में थी और यहां पे कुछ कंडीशन है, थोड़ा सा फर्क है, वो मैं बता दूं। जैसे उसमें वहां पे क्या था कि वो डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाली सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 और बिजनेस चालू हो जाना चाहिए टिल 31 मार्च 2024 तक। यहां पे कैसा है पता है, It has to be set up and registered on or after 1/4/2023 एंड बेटा 31 मार्च 2024 तक बिजनेस चालू हो जाना चाहिए। उसके बाद जो कंडीशन नंबर 2 है ना वो सेम वहां पे थी वैसे की वैसी, वो प्लांटेड मशीनरी वाली कंडीशन। यहां पे कंडीशन नंबर 3 है वो सेम एज वहां पे जो कंडीशन नंबर 3 थी। मिस 2 तो वहां पे वो थी कि बिजनेस है वो न्यू होना चाहिए, इट शुड नॉट बी स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन, वो वाली। 3 है वो सेम एज 3। अब एक बात समझना, यहां पे कंडीशन नंबर 4 है ना वो वहां की कंडीशन नंबर 5 जैसी है। एक बात बताऊं, अपन ने पता है 115 बेब में एक कंडीशन पड़ी थी कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं करेंगे जो पहले एज अ होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज हुई है, वो अपन ने कंडीशन पड़ी थी। वो कंडीशन यहां पे नहीं है, वो जो कंडीशन है वो यहां पे नहीं है। इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन देयर इज नो दैट कंडीशन। इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वो कंडीशन नहीं है, यहां पे वो कंडीशन नहीं है कि ऐसी कोई बिल्डिंग जो पहले एज अ होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज की थी वो आप यूज नहीं करोगे, वो कंडीशन यहां पे नहीं है। बाकी सब कंडीशन जो वहां पे थी वैसी की वैसी यहां पे है करके। और बेटा फर्स्ट रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपको इस सेक्शन का बेनिफिट लेना पड़ेगा करके, ठीक है, डन। अब एक और चीज समझना गाइस, अब आपकी लास्ट एक स्पेशल वाली जो सेक्शन है दैट इज द 115 बीएसी। Yes people, now next section is a 115 BAC। 115 BAC भाई साहब ये सेक्शन में इस बार अमेंडमेंट हुआ है, और अमेंडमेंट क्या है समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहली चीज ये सेक्शन है 115 BAC, ये बोलती है कि इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, अरे सर इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में तो आपका स्लैब रेट वो था ना अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स, 2,50,000 टू 5 लाख, 5%, 5 लाख टू 10 लाख, 20% मोर देन 10 लाख, 30%। बट गाइज यहां पे अगर आप 115 BAC लेते हो तो 115 BAC अभी आपका डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम है, और ये सेक्शन बोलती है कि यहां पे आपकी ये स्लैब रेट लगेगी up to 3 lakh there is no tax, 3 lakh to 7 lakh 5%, 7 lakh to 10 lakh 10%, 10 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 20%, and more than 15 lakh 30%। गाइज यहां पे इस सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है। लास्ट ईयर तक कैसे होता था ना कि यहां पे 3 लाख टू 6 लाख है वो 5% था, बट अभी यहां पे हो गया है 3 लाख टू 7 लाख है वो 5% है, 7 लाख टू 10 लाख है वो 10% है, एंड 10 लाख टू 12 लाख है वो आपका 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, एंड मोर देन 15 लाख 30%। लेकिन सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लेकिन गाइज अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 115 BAD 115 BAE है ना, तो अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी बाकी अगर इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है तो ये स्लैब रेट से टैक्स लग जाएगा। अब एक चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है स्पेशल रेट्स की इनकम का क्या होगा, तो मैं बताऊं स्पेशल रेट्स वाली इनकम है जैसे LTCG 112 है, LTCG STCG 111 है, विनिंग का इनकम, तो स्पेशल रेट्स की इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी। लेकिन सर एक बात बताओ, ये टैक्स रेट हो गई, लेकिन व्हाट अबाउट द सरचार्ज, क्या सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? गाइस सरचार्ज लगेगा, लेकिन सरचार्ज डिपेंड्स ऑन टोटल इनकम। यहां पे वो मैंडेटरीली 10% वाला सरचार्ज नहीं है, जैसे 115 बा, 115 बेब, 115 BAD, 115 BAE में वहां मैंडेटरीली 10% सरचार्ज था। यहां गाइस सरचार्ज डिपेंड्स ऑन द टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम आपका अप टू 50 लाख रुपीस है देन देयर इज नो सरचार्ज, टोटल इनकम मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ है देन देयर इज अ सरचार्ज ऑफ 10%, टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है सरचार्ज ऑफ 15%, एंड मोर देन 2 करोड़ है तो सरचार्ज इज 25%। गाइस यहां पे ध्यान रखना आपका 37% वाला सरचार्ज नहीं लगेगा,
इस केस में 37% वाला सरचार्ज नहीं लगेगा, इवन इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो भी 37% वाला सरचार्ज नहीं लगेगा, 25% वाला सरचार्ज ही लगेगा इफ इनकम इज मोर देन 2 करोड़। अब एक और चीज समझना, सर हमने देखा था जहां जहां सरचार्ज लगता है वहां मार्जिनल रिलीफ मिलता है, तो क्या इस केस में भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? आंसर इज यस, इस केस में भी आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट है वो मिल जाएगा। जैसे इनकम अगर लिटिल बिट मोर देन 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ है तो आपको मार्जिन रिलीफ देखना पड़ेगा, एंड उसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन ये डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम 115 बीएसी के हिसाब से टैक्स भरते हैं तो गाइस एएमटी नहीं लगेगा, एंड पुराना अगर तुम्हारा एएमटी क्रेडिट है तो वो एएमटी क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा, उसको अब आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एएमटी क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये वाला स्लैब रेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी, कुछ चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी, कुछ चीजों का बलिदान देना पड़ेगा। तो सर कौन कौन सी चीजों का बलिदान देना पड़ेगा? तो एक काम करते हैं अपन, एक एक हेड वाइज चलते हैं। सबसे पहले अंडर द हेड सैलरी, आपको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, उसको एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है, वो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम लेते हैं तो। लेकिन गाइस यहां पे एक बढ़िया सा अमेंडमेंट हुआ इस बार, और वो अमेंडमेंट ये बोलता है कि आपको पता है अपन सैलरी हेड में एक अंडर सेक्शन 16 का स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता है, तो नॉर्मल केस में 50,000 मिलेगा, बट अगर आप 115 बीएससी लोगे ना तो वो डिडक्शन 75,000 मिलेगा। ये इस बार का एक अमेंडमेंट है इस सेक्शन में। मींस नॉर्मली आपको पता है सेक्शन 16 जो है उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 50,000, बट गाइस अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो ये वाला जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना ये 75,000 हो गया है, तो ये उल्टा बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। अगर आप ये 115 बीएससी लेते हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी विल बी द 75,000। तो देखो क्या क्या नहीं मिलेगा, एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एंड गाइस जो लीव ट्रेवल कंसेशन, अगर इंडिया में आप कहीं घूमने जाते हो और आपका एम्प्लॉयर अगर पैसे देता है घूमने के लिए और उसका एक एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10(5) तो वो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद एचआरए का एग्जेम्पशन मिलता है, एचआरए का एग्जेम्पशन कितना मिलता है पता है? 40% और 50% ऑफ सैलरी, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो एचआरए का एग्जेम्पशन मिलता है ना वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जितने भी अलाउंसेस होते हैं, अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10(14), और गाइस अलाउंसेस के एग्जेम्पशन मिलते हैं, आपको पता रहेगा इंटरमीडिएट वो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड ऑल, उसके एग्जेम्पशन मिलते हैं, वो सब नहीं मिलेगा। तो कोई भी अलाउंसेस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, बट गाइस तो भी 4 एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो अलाउंसेस के एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेंगे, बट तो भी आपको 4 एग्जेम्पशन मिलेंगे, दैट इज द डीटीडीसी। डीटीडीसी को ऐसे याद कैसे रखोगे? तो डी का मतलब होता है दिव्यांग एम्प्लॉय। जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय होता है ना उसको अगर कम्यूटेशन अलाउंस या जिसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं वो अगर मिल रहा है ना तो उसमें 3,200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है, तो वो एग्जेम्पशन मिलता रहेगा इवन एम्प्लॉय ऑप्टेड द सेक्शन 115 बीएससी। दूसरा आपका ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस। गाइस ये ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस, इसमें क्या होता है जितना आप एक्चुअल में एक्सपेंडिचर करते हैं उतना एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो वो वाला एग्जेम्पशन आपको मिलता रहेगा इवन यू आर ऑप्टिंग 115 बीएससी। अब एक और चीज समझना, ये तो बात हो गई सैलरी की। अब आप एक बात समझना हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपका कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है ना तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में यू नो दैट आपको एक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अप टू 2 लाख रुपीज और 30,000, वो नहीं मिलेगा। तो 115 बीएससी ले रहे हैं तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको जो 30,000 या 2 लाख का डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। तो एसओपी का इनकम ऑलवेज निल रहेगा करके, ठीक है। लेकिन जो एलओपी डीएलओपी है, एलओपी का मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी, डीएलओपी का मतलब डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। तो गाइस एलओपी डीएलओपी के केस में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा और एलओपी डीएलओपी में लॉस आ सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर एलओपी डीएलओपी में आपका लॉस आता है ना तो वो लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नॉर्मल केस में क्या होता है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है तो वो किसी और हेड से सेट ऑफ हो सकता है अप टू द 2 लाख रुपीज। बट गाइज अगर 115 बीएससी ले रहे हैं और एलओपी और डीएलओपी में लॉस आता है तो वो लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, एंड गाइज वो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते।
वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो आपका लैप्स हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो सैलरी हेड में तो आपको ये बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसके बाद में लेट आउट प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है, बट वो लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, एंड गाइस वो लॉसेस है वो आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में बेटा आपको 10AA SEZ वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये बेसिकली डिडक्शन टॉपिक में मिलता है, नॉट बिजनेस में, ये डिडक्शन टॉपिक में मिलता है, बट ये नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 33AB ABA नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, 35AD नहीं मिलेगा, एंड 35CCC नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर अदर सोर्सेज की बात करूं तो जो भी माइनर की इनकम जब पेरेंट्स के हाथ में ऐड होती है ना, माइनर की इनकम जब पेरेंट्स के हाथ में ऐड होती है तो पेरेंट्स को एक 1500 पर एनम पर चाइल्ड का एक एग्जेम्पशन मिलता है, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जो भी तुम्हारे MP MLA होते हैं उनको क्या होता है, डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है जो कि एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1017, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एज वेल एज गाइज आपको अंडर चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80C नहीं मिलेगा, 80D नहीं मिलेगा, 80DD नहीं मिलेगा, 80TTA नहीं मिलेगा, 80TTB नहीं मिलेगा, ये सब 80 वाले जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगे, बट 4 डिडक्शन मिल जाएंगे। एक तो 80JJAA मिल जाएगा, जहां मत आ न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं वो वाला, एक 80CCD2 एंड 80CCH2 मिलेगा, और एक 80LA मिलेगा। 80LA मींस IFSC में लोकेटेड यूनिट वाला। 80CCD2 क्या होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर है वो आपके लिए NPS में पैसा डालता है, न्यू पेंशन स्कीम में, तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस उसका डिडक्शन कितना मिलता है पता है, जितना एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया और 14% ऑफ द सैलरी, क्योंकि आप 115 BAC ले रहे हो तो 14% ऑफ द सैलरी है, उतने का आपको डिडक्शन 80CCD2 में मिलेगा, वो मिलेगा। उसके बाद जो अग्निपथ स्कीम है उसमें जो अग्निवीर कॉर्पस फंड है उसमें आपके गवर्नमेंट ने जितना पैसा डाला वो पहले सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, और उसके बाद 80CCH में आपको डिडक्शन मिलेगा, तो 80CCH2 आपको मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, इन सेक्शन की वजह से अगर कोई पुराना तुम्हारा कोई लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इन सेक्शन की वजह से अगर कोई पुराना लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। एंड गाइस अगर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो आपका लैप्स हो जाएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, मैं आपको बताऊं अभी ये सेक्शन 115 BAC है ना, ये 115 BAC डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम है, मतलब आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपको 115 BAC लग जाएगा। देखो बाकी जितनी भी सेक्शन थी ना उसमें क्या था कि 115 बा, 115 बेब, 115 BAD, 115 BAE, अगर आपको वो सेक्शन लेनी है तो फॉर्म भरना है, नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं। लेकिन गाइज इसमें कैसा है पता है, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो बेटा ये वाली सेक्शन डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम है। डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम मतलब डिफॉल्ट आपको 115 BAC मिल जाएगी, डिफॉल्ट आपको 115 BAC मिलेगी। लेकिन गाइज एक ध्यान रखना, अगर आपको 115 BAC नहीं चाहिए तो आपको 115 BAC से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, और ऑप्ट आउट कब तक करना पड़ेगा पता है, अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो ध्यान रखना, अगर आपको 115 BAC नहीं चाहिए तो रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, ऑप्ट आउट अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। अगर आपने ऑप्ट आउट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में कर ही नहीं पाओगे, तो अगर आप लेट रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो भाई साहब आपको 115 BAC ही लेना पड़ेगा, आप उससे ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हर साल ऐसा कर सकते हैं क्या? हर साल ऐसा कर सकते हैं कि एवरी ईयर इज वी हैव द ऑप्शन कि हमको 115 BAC लेना है या नहीं लेना, मींस डिफॉल्ट लेना है या ऑप्ट आउट करना है? आंसर इज यस, एवरी ईयर अंडर दिस सेक्शन यू हैव एन ऑप्शन। मींस इस साल आपको 115 BAC लेना है, गो विद द डिफॉल्ट, अगले साल नहीं लेना है ऑप्ट आउट कर दो, उसके अगले साल लेना है 115 BAC ले लो, उसके अगले साल नहीं लेना है ऑप्ट आउट कर दो। तो आप एवरी ईयर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आपका बिजनेस का इनकम है, ध्यान रखना, हाँ, इफ यू आर हैविंग द PGBP इनकम एंड बेटा आपने एक बार ऑप्ट आउट कर दिया इस सेक्शन से, तो फिर आपको अगले साल भी ऑप्ट आउट ही करना है। मींस अगर आपका बिजनेस का इनकम है और आपने ऑप्ट आउट कर दिया तो आपको अगले साल भी ऑप्ट आउट ही करना है। लेकिन अगर किसी साल आपने 115 BAC ले लिया, अगर किसी साल आपने 115 BAC ले लिया, तो ध्यान रखना गाइस, जब तक आपका बिजनेस का इनकम है ना तब तक आप उसको ऑप्ट आउट नहीं कर पाओगे। तो अदर देन बिजनेस वाले उनको एवरी ईयर ऑप्शन है, बट अगर आपका बिजनेस का इनकम है और आपने ऑप्ट आउट कर दिया तो हर साल आपको ऑप्ट आउट करना है। बट किसी साल आपने डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम ले लिया 115 BAC, तो फिर आप ऑप्ट आउट नहीं कर पाओगे जब तक कि आपका बिजनेस का इनकम है। अब गाइज 87A का रिबेट, और ये 87A का रिबेट क्या बोलता है पता है? ये देखो वहां हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो नॉर्मल प्रोविजन के केस में आपका अप टू 5 लाख नेट टैक्सेबल इनकम है तो आपको रिबेट मिलेगा। इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल 12,500 और टैक्स पेबल 100% विच एवर इज लोअर।
बट गाइस यहां पे अगर आप 115 बीएसी है वो डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम से जाते हो तो ये रिबेट मिलेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल को। एंड गाइस टोटल इनकम अगर अप टू 7 लाख रुपीज है तो आपको ये रिबेट मिलेगा, और रिबेट कितना मिलेगा, टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज लोअर। सो वॉट एवर 100% ऑफ टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर है उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा। लेकिन गाइस यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बात समझना, आपका टोटल इनकम जैसे 7,20,000 है, तो 7,20,000 पे आपने स्लैब रेट से टैक्स निकाला, और स्लैब रेट से टैक्स निकाला तो आपका टैक्स कितना आया, बिकॉज अप टू 3 लाख देयर इज नो टैक्स। 3 लाख से लेके 7 लाख तक आपका जो है वो 5%, 7 लाख से लेके और आप 10 लाख तक जो रहता है उस पर आप 10% निकालोगे, तो आपने टैक्स निकाला वो 22,000 रुपीज आ गया। अब 22,000 रुपीज है वो आपका टैक्स आ गया। अब एक बात बताओ, आपको रिबेट मिलेगा? रिबेट तो नहीं मिलेगा ना। व्हेन योर इनकम इज मोर देन 7 लाख तो रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। आप क्या करोगे, रिबेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप क्या देखोगे कि अगर टैक्स ऑन 7 लाख की इनकम होता तो टैक्स कितना आता, 20 लाख आता, सॉरी 20,000 आता। 7 लाख की अगर आपका इनकम होता तो टैक्स 20,000 आता, बट 20,000 पे पूरा रिबेट मिल जाता, बिकॉज रिबेट तो 25,000 तक मिल सकता है। तो बेटा 7 लाख पे टैक्स आपका नील आता, और 7 लाख के ऊपर वाला इनकम है वो एज इट इज निर्मला सीतारमण जी को दे दो, दैट इज द 20,000। तो गाइस विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू कर दो, तो 20,000 आपका कंटिन्यू हो गया, और ऑटोमेटिकली आपको 2,000 रुपीज का रिबेट मिल जाएगा, मींस 2,000 रुपीज का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। और बेटा यहां पे 20,800 है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो देखो एक और चीज समझना, इस सेक्शन में ना थोड़ी मिस्टेक शायद लॉ मेकर से इस बार हुई है। मिस्टेक तो क्या है कि एक बात समझना, यहां पे इस सेक्शन को चेंज किया ही नहीं, बिकॉज अब इस बार स्लैब रेट चेंज कर दिया ना, तो आपका 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स तो 20,000 ही आता है। तो या तो इनको यहां पे 100% ऑफ टैक्स और 20,000 करना चाहिए था, या फिर इनको इधर जो है वो 7,50,000 करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं किया। तो जैसा मैंने दे रखा है वैसा ही आपको याद रखना है। तो ये रिबेट कब मिलेगी, अगर आपकी इनकम है अप टू 7 लाख है, अप टू 7 लाख रुपीज है, तो आपको ये रिबेट मिलेगा 87A का 100% ऑफ टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर है उतने का आपका रिबेट मिल जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 115 बीएसी। नाउ गाइस नेक्स्ट कुछ और स्पेशल रेट की सेक्शन है। एक तो आपका 115 बीबी। 115 बीबी ये बोलता है कि विनिंग की इनकम पे टैक्स कौन सी रेट से लगेगा, 30% की रेट से। उसके बाद एक आपका डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 68 से लेकर 69D, ये क्या होता है, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर या अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, या हुंडी पे आपने अगर लोन लिया, कैश लोन एंड ऑल, तो वहां पे आपको टैक्स रेट कौन सी लगती है, 60% की, सरचार्ज 25%, तो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 78% हो जाती है आफ्टर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ठीक है, अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन हुआ करती है 115 बीबीएफ। 115 बीबीएफ क्या बोलती है, रॉयल्टी फ्रॉम द पेटेंट। अगर मान लो आपने कोई पेटेंट कराया और वो पेटेंट का रॉयल्टी आता है, तो रॉयल्टी जो है उस पे नॉर्मली तो टैक्स लगेगा आपकी नॉर्मल स्लैब रेट से, बट गाइस देयर इज अ वन ऑप्शन। 115 बीबीएफ ये बोलती है कि अगर मान लो आप जो है वो ट्रू इन्वेंटर हो एंड आपने जो है वो इन्वेंशन इंडिया में किया है। इन्वेंशन इंडिया में करने का मतलब होता है कि 75% और मोर एक्सपेंडिचर उस इन्वेंशन पे आपने इंडिया में इंकर किया है, और वो पेटेंट डेवलप और रजिस्टर्ड इंडिया में किया है, तो बेटा उसकी रॉयल्टी पे आप 10% की रेट से टैक्स पे कर सकते हो। बट भाई साहब यहां पे कंडीशन है, एसएससी कौन होना चाहिए, एसएससी रेजिडेंट पर्सन इंडिया का होना चाहिए, वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है, और उसका जो नाम है वो पेटेंट एज अ पेटेंटी इन द रजिस्टर्ड ऑफ पेटेंटी एक्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद उसने 75% और मोर पेटेंट पे जो एक्सपेंडिचर किया था इन्वेंशन पे वो इंडिया में किया है। तो गाइस दिस इनकम, रॉयल्टी इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10% ऑन द ग्रॉस बेसिस, फिर उसके सामने कोई खर्चा या कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा। एंड गाइस इसमें लेकिन ऐसा है कि अगर मान लो आपने ये वाली सेक्शन का बेनिफिट एक बार ले लिया 115 बीबीएफ का एंड रॉयल्टी को 10% से टैक्सेबल कराया, तो अगले 5 साल तक ये सेक्शन का बेनिफिट लेना पड़ेगा। बट अगले 5 साल में अगर किसी साल नहीं लिया, तो जिस साल में नहीं लिया उस साल या उसके अगले 5 साल तक आपको फिर इस सेक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन 115 बीबीजी वो ये बोलती है कि अगर आपने कार्बन क्रेडिट पॉइंट ट्रांसफर किए, तो कार्बन क्रेडिट पॉइंट ट्रांसफर करने पे जो भी इनकम होगा दैट इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। एंड गाइज नेक्स्ट इज 115 बीबीजे, ये अपन पढ़ेंगे आपके किसमें, टीडीएस टीसीएस टॉपिक में। ऑनलाइन गेम्स का जो विनिंग होता है वो ऑनलाइन गेम्स रमी करके, रमी सर्कल वगैरह आपने सुना होगा, ड्रीम 11 सुना होगा, माई 11 सर्कल सुना होगा, तो ये जो ऑनलाइन गेम्स है ना उसका इनकम है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 115 बीबीजे। अब एक बात समझना, ये वाली जो स्पेशल रेट्स आपको मैंने पढ़ाई ना, दैट इज द विनिंग से लेके, ये विनिंग वाली है या डीम्ड इनकम है या रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट है या कार्बन क्रेडिट है या ऑनलाइन गेम्स का विनिंग है, इनके सामने कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होते।
ये इनकम ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है, तो इसके सामने कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होते, एज वेल एज द इसके सामने कोई डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड गाइस उसके सामने आपको बेसिक एग्जामेशन का भी बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मेरी कोई इनकम नहीं है, मेरे को इस बार विनिंग हुआ 1 लाख का, तो क्या मैं बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट विनिंग के सामने ले सकता हूं? आंसर इज नहीं ले सकते। तो मैं बता दूं, बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट्स है वो आप स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने नहीं ले सकते। लेकिन गाइस आपको पता है, अपन ने कैपिटल गेन में पढ़ा था कि अगर LTCG 112A वाला है या LTCG 112 वाला है या STCG 111A वाला है और रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF है और आपकी जो अदर इनकम है वो बेसिक एग्जामेशन से कम है, तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट आप ले सकते हैं ये LTCG, STCG 111A वगैरह इनके सामने, बट नॉट एनी अदर स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अभी गाइस एक चीज समझना, डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल क्या होता है कि अगर मान लो कोई इनकम आ रही है, मतलब जो उस इनकम का जो सोर्स है, वो जो सोर्स है जहां से इनकम पैदा हो रही है, वो सोर्स पे ही अगर कोई ऑब्लिगेशन है और ऑब्लिगेशन क्रिएट की हुई है डीड से या लॉ से कि वो इनकम किसी और को जानी चाहिए। अगर कोई इनकम आ रही है, मींस इनकम का जो सोर्स है वो सोर्स पे ही अगर मान लो कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट की हुई है ड्यू टू द लॉ और ड्यू टू एनी डीड और ड्यू टू एनी अग्रीमेंट, एंड गाइस वो सोर्स पे ही अगर ऑब्लिगेशन है कि इसमें से कुछ इनकम किसी और पर्सन को जानी चाहिए, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग द टाइटल, एंड वो इनकम फिर वो उस अदर पर्सन के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। यहां पे जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि एक बात समझना, एक मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, मान लो 3 लोग पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनर ए के मरने के बाद जो भी फर्म पैसा कमाएगी उसमें से 20% प्रॉफिट है वो मिस्टर ए की वाइफ को जाना चाहिए। अब वो डीड में लिखा हुआ है, अगर मिस्टर ए की डेथ हो गई तो उसके बाद देखो फर्म जो पैसा कमाएगी वहीं पे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट की गई है, तो वो जो पैसा उसकी वाइफ को मिलना चाहिए मिस्टर ए की वाइफ को, तो मिस्टर ए की वाइफ को मिल जाएगा। तो गाइस इस पर्टिकुलर केस में ये माना जाता है कि दैट इज द ओवरराइडिंग ऑफ टाइटल, डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग ऑफ टाइटल। तो 20% इनकम है वो टैक्सेबल होगी मिस्टर ए की वाइफ के हाथ में। एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है कि जैसे आपकी इनकम आ गई, मतलब सोर्स पे कोई कंडीशन नहीं है, बट इनकम आने के बाद आप किसी को वो पैसा दे देते हो या आप किसी को डाइवर्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी पर्सन का डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स के बाद उसने बोला हुआ है, मान लो बोला हुआ है कि भैया जो भी वो कमाएगा उसमें से कमाने के बाद उसको मान लो 20,000 उसकी वाइफ को एज अ मेंटेनेंस देना है, तो वो 20,000 देना है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो इस पर्टिकुलर केस में जो इनकम होगी वो हस्बैंड के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी। You got my point or not? Yes. So this is the completion of your topic number 1 of the CA final and CMA final. Now guys, ये आपका टॉपिक नंबर 1 हुआ। तो मैंने इसको कंप्लीट कराने के लिए 1 घंटा और 20 मिनट्स लिया है। तो शायद अगर आप इसको 1 घंटा 20 मिनट सुनोगे और कम से कम 8-10 बार तो सुन ही लेना। बट कब सुनना है? एक तो जब आप रिवीजन चालू करते हो तो पहली बार ये सुन के और फिर आप टॉपिक को रिवाइज करोगे तो फटाफट समझ जाएगा। दूसरी चीज आपको कब सुनना है? जब आप मान लो नॉन प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हो, कहीं घूमने गए हो, टाइम पास कर रहे हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो, कुछ करने को है नहीं, तो लेट्स रिवाइज इट ना। कम से कम समझ में तो आएगा, थोड़ा बहुत दिमाग में तो बैठेगा, कुछ याद तो रहेगा अपने को। तो भाई साहब इनकम टैक्स बहुत ही वास्ट पेपर है एंड इनकम टैक्स को समझने के लिए बहुत याद करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग अलग तरीके की है, बहुत सारे सेक्शंस वगैरह है। तो गाइज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लिसन दिस लेक्चर एटलीस्ट 4, 5, 6, 7 टाइम। और जब भी आप अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो, घूम रहे हो, कहीं खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, तो भाई ये देख लो करके, अगर मान लो लेटेंट नहीं देख रहे हो तो इसको देख लो करके, ये बंदे को ठीक ही बोलता है, देख लो करके, ठीक है? तो आपका काम भी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी रह जाएगी। एंड गाइज देखो यार, अभी जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं अच्छा रहेगा, एग्जाम रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ऐसा मुझे लगता है करके, बिकॉज मे 2025 नवंबर 2025 विल बी द गुड एग्जामिनेशन, गुड रिजल्ट। बट मेरे को है ना एक चीज़ मैंने जिंदगी में सीखी है, क्या ना, सपने देखने चाहिए यार, सपने देखने चाहिए, मैनिफेस्ट करनी चाहिए चीज़ों को। और जब आप सपने देखते हो ना तो चीज़ें पूरी तो होती है, ये तो मैंने तो देखा है। एंड गाइज यू नो दैट सपने देखने चाहिए, मैनिफेस्ट करने चाहिए, बट ओनली वो चीज नहीं करनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इसके साथ में सही नहीं हो, इसके साथ ईमानदार नहीं हो, प्रोसेस के साथ ईमानदार नहीं हो, तो जो आप सपने देख रहे हो ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो आप ड्रीम देख रहे हो, आपका गोल है, वो अचीव नहीं होगा। सो देखो, आपको हमेशा ये सोचना है कि यस हमको सीए बनना है, इट विल बी अ वेरी गुड लाइफ आफ्टर बिकमिंग सीए, ऑब्वियसली होती है।
लेकिन उसके लिए देखो रिजल्ट, डिजायर रिजल्ट चाहिए, बट फॉर दैट दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। डोंट चीट योर प्रोसेस, डोंट सेक्रीफाइस विथ योर प्रोसेस। अगर आपकी प्रोसेस बहुत अच्छी है ना तो डिजायर रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। गाइस मैंने तो ये चीजें देखी है, जब मैंने पढ़ाना चालू किया था तो आई नेवर लाइक थिंक दैट कि हमारे बीबी वर्चुअल का भी कभी वैल्यूएशन होगा या समथिंग, वी नेवर, बिकॉज इट इज अ टीचिंग ना। ऑब्वियसली हमको पढ़ाना है, आगे भी पढ़ाना पड़ेगा। बीबी सर ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे बीबी वर्चुअल में अगले 7 8 9 साल, जब तक पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ाते रहूंगा, वैसे ही चलता रहेगा सब चीजें। नथिंग विल चेंज, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है यहाँ पे। बट गाइज आई नेवर इमेजिन दैट थिंग, बट यस आई नो दैट कि इफ आई मेरा जो काम है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं अगर इसको सही करते रहूंगा बाकी सब चीजें अपने आप होती जाएगी, बाकी सब चीजें अपने आप होती रहेगी। इट इज ऑल अ बाय प्रोडक्ट यार। लोगों को आज दिखता है कि अरे यार ऐसा हो गया, वो हो गया, ये सब चीजें, बट गाइस ये जब दिख रही है, ये किसने देखा है? ये जो प्रोसेस है ना, ये किसने देखा है? जब मैं आपके सामने 1.5 घंटे से बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये किसने देखा? ये किसी ने नहीं देखा। सो मैं बता दूं, वो जो छोटा सा रूम है जिसमें आप बैठ के पढ़ते हो, दिन में 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, 15-15 घंटे जब आप पढ़ते हो और आपके साथ में कोई नहीं है, किसी से बात नहीं हो रही, आप अकेले हो, मैं बताऊं एक दिन उसका रिजल्ट पक्का मिलेगा और 101% मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक्स अ लॉट, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर।